एनडीए से उम्मीदवारी लेकर के आया हूँ। मेरी सोच अलग है। मैं लोगों से, दल से उठ कर करके, कास्ट, धर्म सबसे उठ कर करके जुड़ने का प्रयास किया। बाद में आईएम लखनऊ, आपको पता है आईएम लखनऊ का क्या स्ट्रक्चर है। वहाँ से कम्पीट किया और वहाँ से अमेजोन में मैंने लगभग 10 साल जॉब किया। सीनियर मैनेजमेंट में मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव था और उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट के लेवल पे था। मेरे अंदर लगभग 3000 लोग काम कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ कर करके जनता की सेवा करने आया। खासतौर पर एजुकेशन, तो ये जनता सब समझती है। सोचिए, ये तो एक ब्लॉक पार था, इसके तो कई संबंधी एटलीस्ट इस क्षेत्र में रहते हैं। किसी न किसी बहाने संबंधी आ जाते थे या मेहनत करने पे मान लीजिए 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के बाद उन तक पहुंचा जा सकता था। इसको कहाँ ढूंढोगे आप? इसको मतलब लालू यादव ढूंढ पाएंगे? ये तो हेमंत सोरेन के गोद में जाके बैठा हुआ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मेरा नाम है रवि कुमार सिंह। मेरी जो चुनावी यात्रा है वो पहुंची है बेगूसराय के चेरिया बेरियारपुर, जिसका एक अपना इतिहास है। खासतौर पर देखा जाए, ये सीट पे लगातार महामुकाबला चल रहा है, यानी महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच लगातार मुकाबला हो रहा है। इसी सीट पर लगातार सीएम नीतीश का दौरा होता है और चुनावी यात्रा में वो अपनी बाजी पलटने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे जदयू के प्रत्याशी हैं, युवा हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि इनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, क्या एजेंडा होगा, किस आइडियोलॉजी के साथ ये चुनावी मैदान में जाएंगे। क्या लगता है, जब आप घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? आज सीएम नीतीश की रैली भी हुई है। सर्वप्रथम न्यूज फॉर नेशन के दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं घूम रहा हूँ और जगह जगह जा रहा हूँ। आपने मुद्दे की बात की, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं। एनडीए, चूंकि मैं एनडीए से बिलोंग करता हूँ, एनडीए में हमेशा विकास ही प्रथम मुद्दा रहा है। तो विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले पंचवर्षीय में जो यहाँ पे महागठबंधन के विधायक थे, वो इस विधानसभा के बाहर के रहने वाले थे और उसके कारण यहाँ पर उन्होंने थोड़ी नीरसता दिखाई और काम काफी कम हुआ। तो उसके कारण एक समाज में आक्रोश भी है और उस पर क्या हो गया है क्या कि फिर से महागठबंधन ने एक बाहरी कैंडिडेट को यहाँ पे उतार दिया है। तो सारे मुद्दे से ऊपर आज के डेट में अगर चेरिया बेरियापुर की बात करें तो स्थानीय बनाम बाहरी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। नहीं, आपको ये नहीं लगता है कि खासतौर पे जो पिछला 5 साल का टर्म रहा, उसमें जो वोट प्रतिशत था, जो पिछला चुनाव देखिए, आपके परिवार से जो लोग थे, उसमें काफी अंतराल था, लगभग दोगुने मतों का अंतर आ गया था। इस बार जो वो अंतर है, आपकी क्या कोशिश होगी कि महागठबंधन से वो वोट को खींच के अपने पाले मिला जाए? ये किस तरह से आप करेंगे? देखिए, राजनीति, मैं अर्थमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, गणित अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन राजनीति में गणित फेल हो जाता है कई बार। आप जब जो बात कर रहे हैं, तो पिछले बार का माहौल बिल्कुल अलग था। उसमें हमारे ही गठबंधन के एक पार्टी ने एक अपना कैंडिडेट उतारा हुआ था। 25,000 वोटों का बिल्कुल वो हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे वोटर्स स्विंग वोट होते हैं, राइट। हमारे समाज के ही अगर 2 प्रतिनिधि खड़े हैं तो जिनका पलड़ा थोड़ा भारी होता हुआ दिखता है तो बहुत सारे स्विंग वोटर्स उसकी तरफ झुक जाते हैं। तो पिछले बार का कंडीशन बहुत ही डिफरेंट था। इस बार मैं कास्ट क्रीड की राजनीति कर ही नहीं रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, आईआईटी आईएम कर करके 15 साल जॉब कर करके क्षेत्र में सेवा करने के लिए आया हूँ और आया भी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव के पहले 3 महीने पहले आया हूँ। मैंने रिजाइन कर करके 5 साल से जनता के बीच में गया हूँ और तब एनडीए से उम्मीदवारी लेकर के आया हूँ। मेरी सोच अलग है। मैं लोगों से, दल से उठ कर करके, कास्ट, धर्म सबसे उठ कर करके जुड़ने का प्रयास किया है। महागठबंधन ये कह रहा है कि हमने उस कैंडिडेट को यहाँ पे भेजा है जिसका अपना एक जो इतिहास है वो साफ सुथरा है, पढ़े लिखे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री से उनका नाता रहा है। तो आपको लगता है कि जो खासतौर पे आप बाहरी बनाम या यहाँ लोकल की बात कर रहे हैं, अच्छा, वो एजेंडा? एक बात बताइए, साफ सुथरे की आपकी परिभाषा क्या है? उन पर 2 आपराधिक मामले के केस चल रहे हैं। आप पता कीजिए, उनका एफिडेविट ऑनलाइन है, सब लोग देख सकते हैं। तो आई डोंट नो कि आपके हिसाब से साफ सुथरे की परिभाषा क्या है। मेरे हिसाब से बिल्कुल साफ सुथरे नहीं है। कौन नहीं जानता है कि वो राजद के कैंडिडेट भी नहीं, उन्होंने राजद का झंडा कभी पकड़ा था इस चुनाव के पहले? वो हेमंत सोरेन के एजेंट हैं और यहाँ पर हेमंत सोरेन के कहने पर या उनके सिफारिश पर उनको एक तरह से सिंबल दिया गया है। तो मतलब कहीं से वो इस टक्कर में है नहीं।
साफ सुथरे की परिभाषा होती है, आप मेरा प्रोफाइल उठा कर करके देखिए। जी। मैं यहीं इसी क्षेत्र का बेटा हूँ, 10वीं से पास, 10वीं यहीं से किया। उस वक्त मैंने शिक्षा को चुना, आईआईटी हैदराबाद से compete किया और वहाँ से मैंने 5 साल लंदन में काम किया। उसके बाद मैं आईएम लखनऊ, आपको पता है आईएम लखनऊ का क्या स्ट्रक्चर है, वहाँ से compete किया और वहाँ से अमेजन में मैंने लगभग 10 साल जॉब किया। सीनियर मैनेजमेंट में मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव था और उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट के लेवल पे था, मेरे अंदर लगभग 3000 लोग काम कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ कर करके जनता की सेवा करने आया। खासतौर पे आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र है, हम्म, आपके चारों तरफ हम्म, कहीं कल कारखाने हैं, बिहार के हम्म, सबसे ज्यादा औद्योगिक इलाका ये माना जाता है। हम्म, पलायन का क्या मुद्दा है, जबकि आप 15 साल से हम्म, 20 साल से आपकी सरकार है, हम्म। पलायन क्यों नहीं खत्म हो रहा है, मैं खासतौर पे बताता इस इलाकों हूँ में? मैं बताता हूँ 1990 से 2005 में बिहार केवल ठहरा हुआ नहीं था, बिहार को पीछे धकेला गया था। इस बात से लगभग लगभग सभी लोग एग्री करते हैं, राइट। किडनैपिंग उद्योग बन चुका था, आपराधिक मामले रोज होते थे, उद्योगों को, जो उद्योग थे 70s में थे, 80s में थे, उन सबों को बंद कर दिया गया था। कल कारखाने तो खत्म ही हो गए थे, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में यूरिया फैक्ट्री थी, बंद हो रखी थी, तो कुछ भी नहीं था, उसको पीछे धकेल दिया गया था। तो पिछले 20 साल में जिस वक्त मैं बिहार छोड़ रहा था पढ़ाई के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि हम इतने नाउम्मीद थे, होपलेस, कि हमने लग गया था कि बिहार का कुछ हो ही नहीं सकता, शायद मैं बिहार लौटूं ही ना, ऐसा लग रहा था, क्योंकि यहाँ कुछ हो नहीं सकता की भावना थी। तो पिछले 20 साल में जो नीतीश कुमार ने काम किया है, वो तो एक चमत्कार से कम नहीं है। जहां पे आपको लगता है कि जो बुनियादी चीजें हैं जिसका जनता के प्रति हम्म, सरोकार है, हम्म, उसमें अब भी बदलाव की जरूरत है? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, बदलाव की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। क्या अमेरिका की सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या वहां पे बदलाव की जरूरत नहीं है? वहां पे भी सरकारें बदल जाती है, वहां पर भी डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ और रखा हुआ है। तो बदलाव तो वो सतत प्रक्रिया है, चलती ही रहेगी, होता ही रहेगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 20 साल में हम जंगल राज से सुशासन तक आए हैं और अब सुशासन से समृद्धि का सफर तय करना बाकी है। अगले 15-20 साल का अगर एजेंडा देखिएगा, तो बिहार को नीतीश कुमार जी केवल सुशासन, सुशासित नहीं देखना चाहते हैं, देश के प्रथम 4-5 राज्यों में उसकी गिनती हो, जीडीपी में गिनती हो, पर कैपिटा इनकम में गिनती हो, रिचनेस में गिनती हो, और यहाँ के लोग, जो हमारे डिफरेंट आंकड़े होते हैं, आपराधिक मामले बहुत कम हो, लोग खुशहाल रहें, इस चीजों में आगे देखना चाहते हैं, उसको समृद्धि कहते हैं, राइट। तो सुशासन तक तो आए हैं, लेकिन सुशासन से समृद्धि का सफर तय करना बाकी है। इस बार खास तौर पे देखा जा रहा है कि तमाम नीतीश कुमार जी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके भविष्य को लेकर। आपको क्या लगता है कि सरकार बनती है, यदि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है, तो क्या सीएम के सीट पे कोई खतरा? कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। अभी मैं 15 दिन पहले जब उनसे सिंबल ले रहा था, तब उनसे विस्तृत रूप से बात हुई, अभी स्टेज पर 10 मिनट विस्तृत रूप से बात हुई। मुझे तो कहीं से अस्वस्थ नहीं लगते, जनता मालिकों को भी नहीं लगते। एक भ्रम फैलाया जा रहा है, जब तक नीतीश कुमार में दम है, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न भूतो न भविष्य, तो कोई मैं ऐसा आपसे मुख्यमंत्री नहीं होने चार वाला है। एजेंडे की बात करूंगा, खासतौर पे क्षेत्रीय एजेंडे। हम्म, आप चुनाव जीतते हैं हम्म। तो आपके 4 एजेंडे क्या होंगे? मैंने बृहत रूप से इस पे कई बार बात की है। एक एजेंडा है जो मैं कहता हूं कि इस क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज है, लेकिन 2 प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जी। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों प्रखंडों में डिग्री कॉलेज लाने की, एटलीस्ट वन, लेकिन मैं चाहूंगा कि दोनों में डिग्री कॉलेज लाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी, क्योंकि जब स्नातक में बच्चे बच्चियां ले रहे होते हैं एडमिशन, तो उनको बहुत परेशानियों का सामना कर, मैंने उदाहरण देखा है, मैंने अपने घर पे लोगों को आया कि किसी तरह से मेरा करवा दीजिए, उन्होंने सब्जेक्ट बदल लिया एडमिशन के लिए। तो सोचिए कि क्या क्या नौबत है कि लोग अपना मनचाहा सब्जेक्ट नहीं ले पा रहे हैं और कहीं और दूर जा कर करके एडमिशन करा रहे हैं। तो बिल्कुल उस पर मेरा ध्यान है। एक मुद्दा वो हो गया। दूसरा मुद्दा एक कांवड़ झील का मुद्दा है, जो यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन वो मुद्दा कहीं ना कहीं उस पर बैठ कर करके बृहत रूप से काम नहीं हुआ। तो मैं उस मुद्दे को सॉल्व, वो मुद्दा थोड़ा पेचीदा सामाजिक स्तर पर भी है, क्योंकि मछुआरे समाज हैं और किसान भाई हैं, उन दोनों का कन्फ्रंटेशन है उसके सॉल्यूशन को लेकर करके। तो उसके समाधान में एक बहुमत से, एटलीस्ट इफ नहीं सर्वमत से ना हो तो ना हो, लेकिन बहुमत से एक सॉल्यूशन तक आना पड़ेगा और उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहूंगा। उसके बाद क्षेत्र में देखिए, बृहद रूप से एक मुद्दा है जल जमाव का भी, कि हर जगह, हर पंचायत में चले जाइए तो कहीं ना कहीं जल जमाव की परेशानियां हैं। हालांकि देखिए, अगर सच पूछिए तो वो विधायक के कार्य क्षेत्र से बहुत सारे मामले में वो बाहर की चीज हो जाती है, क्योंकि पंचायती राज का भी इशू है, नाले सही से नहीं बनते हैं, या नाले का बरौनी से आ रहा था तो सड़कें की हालत दयनीय देख रहा हूँ। बहुत जगह पे है। क्योंकि देखिए, अब वही होती है ना कि इसी क्षेत्र में कई जगह पे मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर विधायक बाहरी होता है तो उनको वो अपनापन नहीं होता। आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ता
करता है, आग लगती है, तो सबसे पहले तो घर वाले ही उसको रोकने का प्रयास करेंगे, उसके बाद पड़ोसी आएंगे, उसके बाद जिला वाले आएंगे। ये तो बिहार पार है, ये लेकिन आप झारखंड का। मानते हैं ना कि पिछले विधायक ने काम नहीं किया तो पार्टी ने बदलाव कर दिया। मैं मानता हूं कि पिछले विधायक ने काम नहीं किया तो पार्टी ने बदलाव नहीं किया, पार्टी ने उस टिकट को बेच दिया, और उस टिकट को बेच कर यहाँ पर एक और उससे भी खतरनाक भेड़िए को ला करके खड़ा कर दिया है। जी। तो ये जनता सब समझती है। सोचिए, ये तो एक ब्लॉक पार था, इसके तो कई संबंधी एटलीस्ट इस क्षेत्र में रहते हैं, किसी न किसी बहाने संबंधी आ जाते थे, या मेहनत करने पे मान लीजिए 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के बाद उन तक पहुंचा जा सकता था। जी। इसको कहाँ ढूंढोगे आप? इसको मतलब लालू यादव ढूंढ पाएंगे? ये तो हेमंत सोरेन के गोद में जाके बैठा हुआ रहेगा। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। जब मैंने बात की तो इन्होंने साफ तौर से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की, इन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया कि बाहरी बनाम यहाँ के स्थानीय लोगों की प्रमुखता होगी, और तमाम वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच जो सवाल उठता है कि क्या जनता इनके साथ होगी, जनता किसे चुनेगी। दो चेहरे दिख रहे हैं, एक नीतीश कुमार, एक तेजस्वी यादव। यानी लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और जनता ही परिभाषित करती है लोकतंत्र को। आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि यहाँ का जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी होगी। मैं अपने सहयोगी सचिन के साथ, मैं रवि कुमार सिंह, न्यूज़ फॉर नेशन, चेरिया बरियारपुर।